हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नीट एग्जाम में इसके वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी हर साल यही रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन तक ही पूछे जाते हैं। और इस तरह के चैप्टर ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी हर साल एक जैसी ही रहती है। और ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि किस चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है। तो यहाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी तरह से स्ट्रैटेजी फॉर फूड इन्हेंसमेंट, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इन चैप्टर का फिक्स है कि मिनिमम इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे चैप्टर को हम कितना टाइम दें ये भी यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा समय इस चैप्टर को नहीं देना है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और हर साल क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी यही रहती है। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है। क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसके लिए जरूरी है। तो ऐसे चैप्टर जो मैंने आपको बताए इनको आप एडवांस में प्रिपेयर करके रख लीजिए, जैसे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रैटेजी फॉर फूड इन्हेंसमेंट, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जहां से हर साल क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो वहां पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस चैप्टर को इतना टाइम देना है और उससे ज्यादा नहीं देना। और ये बहुत छोटे चैप्टर हैं तो इनको पहले से ही आप प्रिपेयर करके रख लें ताकि आपके ये क्वेश्चन फिक्स हो जाए कि इस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आंसर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिजैविकों के लिए क्या सत्य नहीं है। प्रतिजैविक का मतलब है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के लिए क्या सत्य नहीं है ये हमको बताना है। पहला दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स शब्द सन 1942 में सेलमन और वॉक्समैन ने दिया है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है, प्रथम प्रतिजैविक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। और तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक प्रतिजैविक किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणु के विरुद्ध ही प्रभावी होती है। और डी ऑप्शन दिया है, कुछ व्यक्ति किसी प्रतिजैविक विशेष के प्रति एलर्जिक हो सकते हैं। तो देखिए, एक आपको सी ऑप्शन दिया है, एक आपको डी ऑप्शन दिया है। सी में लिखा है कि प्रत्येक प्रतिजैविक किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणु के विरुद्ध ही प्रभावी होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, कुछ व्यक्ति किसी प्रतिजैविक विशेष के प्रति एलर्जिक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए ये एलर्जिक भी होते हैं। तो इसको देखते हुए अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा ये वाला। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आगामी 2 दशकों में निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने की आशा है। तो मस्तिष्क की क्रियाओं की संपूर्ण समझ और कैंसर पर नियंत्रण। सी ऑप्शन है, डायबिटीज मेलाइटस के आनुवांशिक आधार में सुधार। डी ऑप्शन है, सेलुलोज की अपेक्षा जैविक रूप से अपघटनीय प्लास्टिक का निर्माण। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए,
सही बताना है, उपलब्धि की प्राप्त करने की आशा है। तो आगामी 2 दशकों में कैंसर पर नियंत्रण प्राप्त करने की आशंका है, तो ये आपका सही है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको आता होगा, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर में जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो CH4 और CO2, CH4 ऑक्सीजन, CO2 और हाइड्रोजन, और इसके बाद में चौथा ऑप्शन है CO2 प्लस SO2। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, गोबर गैस के अंदर मुख्यतः क्या होता है। तो गोबर गैस के अंदर मुख्यतः क्या होता है, ए आंसर आएगा यहाँ पे, CH4 और CO2, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असहजीवी जैव उर्वरक है। असहजीवी मतलब यहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं करता और ये जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। तो पहला दिया हुआ है एजेटोबैक्टर, एनाबिना, और सी है राइजोबियम एंड डी है VAM। तो एजेटोबैक्टर यहाँ पे एक बायो फर्टिलाइजर है, ठीक। तो आंसर हमारा आ जाएगा, और ये असहजीवी प्रकार का है। किस जैव उर्वरक का उपयोग करने पर किसानों को चावल की उपज का लगभग 50% अधिक मिलती है। इसमें से कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग करने पर चावल की उपज में वृद्धि हो जाती है, 50% तक वृद्धि हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है एजोला पिन्नेटा, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है साइनोबैक्टीरिया, एंड नेक्स्ट है दलहन राइजोबियम सहजीविता, और डी ऑप्शन है माइकोराइजा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से सही आंसर बताना है। पहले हम बात करें माइकोराइजा की, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। राइजोबियम ये केवल दलहन के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा। इसमें आ जाएगा एजोला पिन्नेटा, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपके एजोला पिन्नेटा। तो यहाँ एजोला एक फर्न होती है और यह स्वच्छ जल में पाए जाने वाली फर्न होती है, और इसके ऊपर पाए जाते हैं एनाबिना, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से चावल की उपज में वृद्धि होती है। तो आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्न और जैव उर्वरक है। जलीय फर्न भी है और एक उर्वरक भी है। पहला ऑप्शन है एजोला, सेकंड ऑप्शन है साल्विनिया, और थर्ड ऑप्शन है मार्सिलिया, और फोर्थ ऑप्शन है टेरिडियम। तो आप बता सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था एजोला। इसी तरह से इसका आंसर भी एजोला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरकों का है। तो इनमें से आपको जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का एक पेयर फाइंड आउट करना है। पहला है एजोला और नील हरित शैवाल, दूसरा है नॉस्टोक और लेग्यूम, और सी है राइजोबियम और घास, डी है साल्मोनेला ई कोलाई। डी ऑप्शन भी ये पेयर नहीं है, और साल्मोनेला क्योंकि साल्मोनेला टाइफी से बिलोंग करता है, जिससे कि टाइफॉइड होता है। सी है राइजोबियम जो कि लेग्यूम से रिलेट करता है, तो इसको घास से रिलेट किया गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। बी दिया है नॉस्टोक एवं लेग्यूम, तो नॉस्टोक को लेग्यूम से कनेक्ट किया है, तो ये वाला पेयर भी आपके रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट है एजोला और नील हरित शैवाल, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एजोला के लीफ के अंदर जो एनाबिना प्रेजेंट होते हैं, ये एनाबिना साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ही होते हैं। तो पहला आंसर होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कौन से 2 सूक्ष्म जीव आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, में बेहद लाभदायक हैं। तो कौन से 2 ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिनका काफी हमें लाभ प्राप्त हुआ है, बेनिफिट प्राप्त हुआ है। पहला दिया हुआ है विब्रियो कोलेरी और पूंछ युक्त बैक्टीरियोफेज। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है डिप्लोकोकस जाति एवं स्यूडोमोनास जाति। थर्ड ऑप्शन दिया है ताजा जीवाणु और सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस, एंड डी ऑप्शन है ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम।
तो देखिए, आप चारों ऑप्शन जब देखेंगे तो आपने बायोटेक पढ़ा है, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ा है, तो जेनेटिक इंजीनियर को काफ़ी अच्छे से हमने बायोटेक में देखा है। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि ई कोलाई का उपयोग किया गया है इंसुलिन को बनाने में। उसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग हुआ है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है हमारे फसल में, जो क्रॉप के अंदर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके डी। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सुरक्षित एंटीबायोटिक और कैंसर प्रेरक सूक्ष्म जीव और नए प्रकार के खाद्य एलेंजन और सजीव सूक्ष्म जीव खाद्य संपूरक। तो यहाँ पे अब आंसर आपकी क्या आ जाएगा? डी। प्रोबायोटिक्स जो कि एक फूड एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह भी हमारे लिए कार्य करते हैं, तो आंसर आ जाएगा डी। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? पहला ऑप्शन है मेथेनोजन जो कि गोबर गैस में है। ईस्ट है जो कि एक कोशिकीय कवक है जिससे कि इथेनॉल प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पे एंटीबायोटिक है। और कोलीफॉर्म जो कि सिरिका प्राप्त होता है। तो कोलीफॉर्म से सिरिका प्राप्त नहीं होता। कोलीफॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि हमारे जो भी वाहित मल होता है उसमें भी पाया जाता है, हमारी आंतों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो मैचिंग है, ये गलत मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा हेजियनम किस एक के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है? पहला है संदूषित मृदाओं का जैव उपचार के लिए, बंजर भूमियों के पुनरुद्धार के लिए। सी ऑप्शन है उच्चतर पौधों में जीन के स्थानांतरण के लिए। डी ऑप्शन है मृदावाही पादप रोग जनकों के जैविकीय नियंत्रण के लिए। तो ट्राइकोडर्मा की अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक है और इसे कवकनाशी के रूप में उपयोग लिया जाता है। और ट्राइकोडर्मा एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जैव नियंत्रक के रूप में। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक परजीवी स्पीशीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? तो इनमें से किस एक परजीवी स्पीशीज है जिसका मानव इंसुलिन के बनाने के लिए व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है? तो वो है आपके ई कोलाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्चीरिया। सेकेंड ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम और फोर्थ ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस। तो आंसर मैंने अभी आपको बताया ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है एस्चीरिया कोलाई। तो एस्चीरिया कोलाई ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रण साधन कौन सा है? मतलब बायो कंट्रोल कौन सा एजेंट है यहाँ पर? बैकुलोवायरस, बेसिलस थूरिएंजेसिस और ग्लोमस एंड ट्राइकोडर्मा। तो अभी मैंने आपको बताया ट्राइकोडर्मा जो कि एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया गया है? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और राइजोबियम एंड नोस्टो। तो जब भी हम लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की बात करते हैं तो उनके पास में राइजोबियम होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी, राइजोबियम। निम्नलिखित में से अधूरा कथन पढ़िए जिसमें दो रिक्त स्थान ए और बी दिए गए हैं। ए के मरीजों के उपयोग हेतु एक औषधि नामक जीव की प्रजाति की प्राप्ति की है। तो ए और बी के लिए बताना है। ए में आ जाएगा हृदय या पेनिसिलियम, बी में अंग प्रत्यारोपण ट्राइकोडर्मा, सी में आएगा आपके स्वाइन फ्लू जिसके लिए मोनस्कस, एड्स के लिए स्यूडोमोनास। तो यहाँ पे जो सही युग्म है, जो एक सही पेयर है वो है अंग प्रत्यारोपण जिसके लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन में इस प्रोसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत होती है। हमें यहाँ पे जरूरत होती है इम्यूनोसप्रेसेंट की।
ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी संदमक, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का संदमन करे। क्योंकि जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा हाइपर होता है, और हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि बाहर वाले सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी अनादर स्किन को या किसी अनादर पार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, इम्यूनोसप्रेसेंट चाहिए होते हैं, और ये प्राप्त किए जाते हैं ट्राइकोडर्मा से। तो ट्राइकोडर्मा से यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट प्राप्त किए जाते हैं, जो कि अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्राप्त होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। इसीलिए आंसर आ जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक सूक्ष्म जीवाणु तथा उसमें प्राप्त औद्योगिक उत्पाद को गलत मिलाया गया है, जबकि शेष 3 सही हैं? तो पहला है ईस्ट, जिससे कि स्टेनिन प्राप्त की जाती है, और ये गलत है। और एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिससे कि लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जिससे कि लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, और एस्परजिलस नाइजर, जिससे कि साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर, जबकि शेष 3 सही है, और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो निम्न में से किस एक मिलान में एक सूक्ष्म जीवाणु तथा उसमें प्राप्त औद्योगिक उत्पाद को गलत मिलाया गया है? बाकी सभी सही है। तो इसका मतलब ईस्ट से स्टेनिन प्राप्त होता है, ये सही है। एसिटोबैक्टर एसिटाई लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ये भी सही है। और एस्परजिलस नाइगर, जिससे कि साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, ये भी सही है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है, ये गलत है। मोनस्कस प्यूरिपस ईस्ट उत्पादन किस रूप में किया जाता है? मोनस्कस परप्यूरिस ईस्ट उत्पादन किस रूप में किया जाता है? और अभी अभी हमने देखा कि यहाँ जो मोनस्कस परप्यूरियस है, ये ईस्ट है, और इससे प्राप्त होता है स्टेनिन। जो स्टेनिन क्या करता है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इथेनॉल, सेकंड ऑप्शन है रक्त वाहिनिकाओं में धक्के हटाने का स्ट्रेप्टोकाइनेज, और सी दिया है साइट्रिक अम्ल, और डी है रक्त कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने वाले स्टेनिन। तो मोनस्कस परप्यूरियस से उत्पादित किया जाता है स्टेनिन। आंसर आ जाएगा डी। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के रोगी को अस्पताल में लाने पर तत्काल सामान्यतः क्या दिया जाएगा? पेनिसिलिन दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाएगा, साइक्लोस्पोरिन दिया जाएगा, या फिर स्टेनिन दिया जाएगा? तो ऐसे मरीज को जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, तो अस्पताल में लाते से ही उसे दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का कार्य होता है कि जो थक्का बन जाता है उस थक्के को डिसॉल्व करना। जहां पर भी थक्का बन जाता है उसको डिसॉल्व करने का काम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा पोषण में भी सहायता करता है? पहला ऑप्शन है एजोबैक्टर, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है ग्लोमस, और चौथा है ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे आंसर है आपके ग्लोमस। ग्लोमस ये पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है, इसी के साथ साथ फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। तो आंसर आपके आ जाएगा सी। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाएगा? साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, लाइपेज और पैक्टिनेज, ब्रेड और बियर, और पनीर और मक्खन। तो ईस्ट का उपयोग एज अ फर्मेंटेटर किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो ब्रेड और बियर इस तरह के जो बेवरेजेस होते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका सी।
धान के खेतों में एजोला के साथ सहचार्य बनाता हुआ एक नाइट्रोजन योगीकारी जीवाणु कौन सा है? धान के खेतों की बात हो रही है, मतलब जहां पे चावल की खेती होती है, तो वहां पर कौन से किस प्रकार के पादप वहां पे उगाए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन ज्यादा से ज्यादा हो और 50% तक उत्पादकता में वृद्धि हो। तो इसके लिए एजोला एनाबीना मतलब एजोला फॉर्न होती है और उस एजोला फॉर्न पर उनकी पत्तियों पर एनाबीना बैक्टीरियम ग्रो करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो पहला दिया हुआ है स्पाइरुलिना, दूसरा है एनाबीना और तीसरा है फ्रैंकिया और चौथा है टीलोपोथ्रिक्स। तो बताना है कि ऐसे जीवाणु के बारे में जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला यहाँ पे जीवाणु है जो कि धान के खेतों में होता है एजोला के साथ, वो है एनाबीना। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए पीड़कों रोगों के जैविकीय नियंत्रण का निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है? पहला है कुछ खास पादप रोग जनकों के लिए ट्राइकोडर्मा प्रजाति का होना। सेकंड ऑप्शन है ब्रेसिका में श्वेत कीट के प्रति न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का होना। सी है कपास की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए बीटी कपास का बनाया जाना। और डी है सरसों में एफिड्स के प्रति लेडी बर्ड बीटल का होना। तो इनमें से आपको बताना है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में से कौन सा उदाहरण हो सकता है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हो चुका है कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम किसका उपयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक पोषण किस समूह में पाई जाती है? सबसे अधिक पोषण किस समूह में पाया जाता है? पहला है फंजाई, दूसरा है एनिमिलिया और तीसरा है मोनेरा और डी है प्लांटिन। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक पोषण किस में पाया जाता है। इसके पूछने का मतलब है कि सबसे अलग अलग प्रकार के आपको जो पोषी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये आपको बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। आपको बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ भी दिखाई देंगे, हेटरोट्रॉफ भी दिखाई देंगे, कीमोट्रॉफ भी दिखाई देंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ भी होंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? ब्यूटेन की, मीथेन की, प्रोपेन की और कार्बन की। तो आप बता सकते हैं कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? मीथेन की, क्योंकि गोबर गैस के अंदर मिथेनोजन्स होते हैं, मिथेनोकोकस होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनका काम मीथेन गैस को बनाना है। तो सबसे ज्यादा मात्रा यहाँ पे होगी मीथेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बड़े शहरों में घरेलू मलजल में उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें का मल जल उपचार संयंत्रों में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा प्रक्रम करवाया जाता है। नेक्स्ट है एसटीपी में उपचारित करने पर वास्तव में वायवन चरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मलजल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें निलंबित ठोस व घुले लवणों की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो अब हमें देखना है कि बड़े शहरों में जो घरों से वाहित मल निकलता है, सीवेज निकलता है, उसमें बीओडी की मात्रा उच्च होती है क्योंकि इसमें वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये स्टेटमेंट भी एक तरह से सही नहीं है और इनका मलजल का उपचार एसटीपी संयंत्र में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया के द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा प्रक्रम करवाया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि उपचारित करने पर वास्तव में वायवीय चरण आवश्यक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से गलत है। यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा बी।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है, तो जिसमें शामिल है मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन और मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे सही है, क्योंकि जल मल में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, उसके साथ में मीथेन होता है क्योंकि मिथेनोजन्स वहाँ पे होते हैं, और उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। तो आंसर आ जाएगा डी। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादन कौन सा है? स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, सेक्यूरोमाइसीस और एस्परजिलस। तो आपका आंसर होगा एस्परजिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अवायवीय आपंक सपाचित्र में उत्पन्न होती है? केवल मीथेन और CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, और सी ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट, क्योंकि पूछा है कि कौन सी गैस बनती है और यहाँ पे बायोगैस बनती है, बायोगैस में यही चीज़ें होती है। अभी आपने देखा CO2 है, मीथेन है, और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है। सूक्ष्म जीव और उनके महत्व को निम्नलिखित सूची में मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान हम कर सकते हैं। इसमें पहला है सेकेरोमाइसिस सेवेराई। तो सेकेरोमाइसिस सेवेरेसियाई, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग सेकेरोमाइसिस का रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के कारक को कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मोनस्कस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और प्रोपिनियोबैक्टीरियम, इसके द्वारा तो स्विस पनीर बनाया जाता है। तो फोर्थ में तो सेकंड आएगा, फोर्थ में आ जाएगा आपके सेकंड। तो फोर्थ में सेकंड एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, बाकी का भी मैच कर लेते हैं। प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन, ये थर्ड में आपके फर्स्ट आ जाएगा। तो थर्ड में फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड में फर्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन को देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर्म किए जाते हैं इससे। तो ये सही मैच है, इसमें थर्ड में आ जाता है फर्स्ट। और स्विस पनीर बनाने के लिए प्रोपिनियोबैक्टीरियम। सेकेरोमाइसिस सेरेवी की बात करें तो ये आपके इथेनॉल और व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है। मोनस्कस परप्यूरियस की बात करें तो ये रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड आ जाएगा फोर्थ। तो ये आपका सही मैचिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है। हालांकि आपका ये जूलॉजी पार्ट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आसान है। उतना ही कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है, और महाधमनी के भीतर जितना होता है उससे कम होता है। तो फुफ्फुस धमनी के भीतर, फुफ्फुस धमनी का मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। रुधिर दाब फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आर्टरीज की बात करें, पल्मोनरी आर्टरीज की, तो इनका जो भी डायमीटर होता है वेन के कंपैरिजन में इनके अंदर का जो ल्यूमन होता है वो सकरा होता है। तो हमेशा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और वेन्स में कम रहेगा। तो फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक प्रेशर फुफ्फुस धमनी में होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, धमनियों के अंदर, क्योंकि धमनियाँ मोटी होती है और सकरी होती है, इसी वजह से। तो आंसर आ जाएगा सी। नीचे दिए गए जालिका में गलत मिलाई गई
मदों को चुनिए। सूक्ष्म जीव दिया है, उत्पादन दिया है, अनुप्रयोग दिया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन है। और अभी हम देखें अगर, तो पिछले 3-4 सालों से जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो इसी तरह के पैटर्न है। आपको टेबल दी जा रही है और आपको मैच करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे कोई प्रोडक्ट दे दिया तो बताइए कि ये कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह के टेबल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ऐसे चैप्टर्स में से। पहला दिया हुआ है इसमें ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जो कि साइक्लोस्पोरीन ए बनाता है और प्रतिरक्षा संदमक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है मोनस्कस परप्यूरियम, जो कि स्टेनिन बनाता है और रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये मोनस्कस परप्यूरियम ये बनाता है स्टेनिन, और मैंने गलती से कहा था कि यहाँ पर ये साइक्लोस्पोरिन बनाता है। तो ये ध्यान रखिए कि मोनस्कस परप्यूरियम स्टेनिन का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस ये रुधिर वाहिका से थक्के को हटाने का कार्य करता है। क्लोस्ट्रीडियम लाइपेज बिटाइलिकम ये तेल के धब्बों को हटाता है। तो एक तरह से ये वाला मैच गलत मैच है, इस तरह इसे गलत मिलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वे आदिम प्राग केंद्र की प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? लवण रागियों के अंदर, ताप अम्ल रोगियों के अंदर, मिथेनोजन्स के अंदर, सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर। तो आप आंसर आसानी से बता सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा आपके मिथेनोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज, हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लिया जाता है? पहला है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, पेनिसिलियम साइट्रिनम और एस्परजिलस नाइगर और राइजोपस नाइग्रिकेंस। तो आंसर हमारा होगा एस्परजिलस नाइगर। सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? बैसिलस सब्टिलिस और क्लोस्ट्रीडियम और एसिटोबैक्टर एसिटाई और एजिटोबैक्टर। तो बताना है कि सिरका किससे बनता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि सिरका बनाने के लिए अल्कोहल, सिरका का निर्माण या अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो विनेगर का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। बायोगैस में पाया जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन और हाइड्रोजन। तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और इसके साथ में हाइड्रोजन। बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनाक्सी क्रिया के द्वारा किया जाता है। यह क्या है? एकल चरणीय प्रक्रिया है, द्विचरणीय प्रक्रिया है या 3 चरणीय प्रक्रिया है, बहुचरणीय है। तो बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मेथेनोजन बैक्टीरिया से अनाक्सी श्वसन के द्वारा किया जाता है, और ये एक प्रकार से 3 चरणीय प्रक्रिया है, 3 चरणों में ये होती है। आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव स्वीज चीज बनाने में काम में आता है? पहला ऑप्शन है प्रोपिनियोबैक्टीरियम, सेकंड है जियोट्राइकम, थर्ड ऑप्शन है पेनिसिलियम और फोर्थ है स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमें बताना है कि स्वीज चीज बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है? तो इसके लिए आता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम। आंसर होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी किसके निर्माण के काम आता है? एथेनॉल और मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल और प्रतिजैविक। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी ये इथेनॉल के बनाने में काम आता है, ठीक। इसका ही एक प्रकार है और फर्मेंटेशन में ये उपयोग में लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में गोबर को विघटित करने के लिए करके गैस उत्पन्न करते हैं कवक और वायरस, मैथेनोजन जीवाणु और शैवाल। तो इनमें से कौन है जो कि गोबर गैस को विघटित करके गैस उत्पन्न करने में सहायता करता है? तो एक ही है मैथेनोजेंस, जिसे हम मैथेनोबैक्टीरिया भी आता है, मैथेनोकोकस आता है, तो मैथेनोजेनिक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? एजोला तथा बीजीए, नॉस्टोक, लेग्यूम, राइजोबियम, घास, साल्मोनेला, ई कोलाई। तो इनमें से बताना है कि बायो फर्टिलाइजर का युग्म कौन सा है? एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टोक, लेग्यूम, राइजोबियम, घास और साल्मोनेला, ई कोलाई। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। ब्रेड बनाते समय किस क्रिया के द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाती है? ईस्ट, जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोअन्स। तो ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया के द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाती है? ईस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ईस्ट की वजह से यह छिद्रित हो जाती है, क्योंकि ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन करने का, इस वजह से ये ब्रेड छिद्रित हो जाती है और उसमें CO2 निकलने से भी CO2 बनती है, क्योंकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है ये। चलिए आगे चलते हैं। एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया जो जलीय फर्न एजुला के साथ सहजीवी सहचर्य बना सकता है, वो आपके एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस उत्पादन की तकनीकी भारत में मुख्य रूप से किसका योगदान है? IARI और KVIC, WHO और 1 और 2 दोनों। तो बायोगैस के उत्पादन के लिए इन दोनों संस्थाओं का योगदान है, IARI और KVIC। आंसर हमारा होगा थर्ड। निम्न में से कौन सा एक ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है? राइजोपस स्टोलिनिफर, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी और जाइगस सेक्रोमाइसिस और साइक्रोमाइसिस लुडविगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सेकंड है, ये हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि ब्रेड बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण के लिए मरीजों को प्रयोग में दी जाती है साइक्लोस्पोरिन औषधि, जो कि किससे प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है ट्राइकोडर्मा कवक से, राइट। तो आंसर होगा सेकंड। कवकों के द्वारा होने वाले पादप रोगों की रोकथाम के लिए एक सामान्य जैव नियंत्रक कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा और बैकुलोवायरस। तो यहाँ ट्राइकोडर्मा एक कवक है और ये कवकनाशी की तरह भी कार्य करती है। आंसर होगा आपके थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है और उन्हें पोषण भी प्रदान करता है? इसमें ये आएगा आपके ग्लोमस, ठीक है। ये स्टेटमेंट पहले भी रिपीट हो चुका है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करता है तथा इसे दही में बदल देता है, जिसकी वृद्धि कर दही को पोषण और गुणवत्ता में भी वृद्धि कर देते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन C और A। तो इनमें से बताना है कि किसकी वृद्धि कर दही का पोषण की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। आंसर होगा विटामिन B12। निम्न में से कौन सा किण्वन पेय पदार्थ है? फर्मेंटेड ब्रोथ के लिए आसवन से प्राप्त नहीं किया जाता? विस्की, ब्रांडी, रम और वाइन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि फर्मेंटेड ब्रोथ के लिए आसवन से प्राप्त नहीं किया जाता, तो इसमें आएगा आपके वाइन। सही मिलान का चयन करना है। एस्परजिलस नाइगर, एसिटिकम, स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह कार्य करता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि थक्के को हटाने का कार्य करता है। स्टेनिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है। तो सही मिलान का चयन करना है। यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर के लिए लिखा हुआ है एसिटिक एसिड,
जो कि गलत है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिससे कि इम्यूनोसप्रेसेंट प्राप्त होते हैं, ये भी गलत है। फिर इसके बाद में लिखा है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि थक्का स्पोर्टन का कार्य करता है, ये भी गलत मिला गया है। स्टेनिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, ये सही है। कौन सा जैव नियंत्रण जीव मूल पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सामान्यतः पाया जाता है तथा कई पादप के रोगजनकों के विरुद्ध प्रभावी होता है? पहला ऑप्शन है बैकुलोवायरस, सेकंड ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस और फोर्थ ऑप्शन है लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। तो आंसर क्या है वो आपको भी पता है, ट्राइकोडर्मा। अब देखिए ट्राइकोडर्मा कितना इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसी तरह से साइट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से लगातार बन रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरियम जैव कीटनाशी के उत्पादन से संबंधित है? बैसिलस सबटिलस, बैसिलस थूरिएंजेसिस, एग्रोबैक्टीरियम और एजिटोबैक्टर। तो हमें बताना है कि यह जैव कीटनाशी के उत्पादन से संबंधित है। तो बैसिलस थूरिएंजेसिस, जो कि आपने बायोटेक में भी पढ़ा होगा कि बायोटेक में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, इस तरह के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जहाँ पे बैसिलस थूरिएंजेसिस किस तरह से हेल्प करता है अभी जो एग्री बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैव पीड़कनाशी में सम्मिलित है केवल जैव कीटनाशी, केवल जैव शाकनाशी और जैव कीटनाशी तथा जैव शाकनाशी और जैव शाकनाशी, जैव कीटनाशी और जैव उर्वरक। तो जैव पीड़कनाशी से मतलब है कि यहाँ पे बायोपेस्टिसाइड, तो इसमें क्या क्या आता है, जैव शाकनाशी, जैव कीटनाशी और जैव शाकनाशी आते हैं। ये हमारा सही आंसर है। बैसिलस थूरिएंजेसिस का उपयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? मोथ, मक्खी, मच्छर और उपरोक्त सभी। तो बैसिलस थूरिएंजेसिस को हमने हमारे बायोटेक में जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके इसको चाहे मोथ हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, इन सभी के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा आपके फोर्थ। ट्राइकोडर्मा किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है? उच्चतर पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए, मृदावाही पादप रोगजनकों का उपयोग जैव नियंत्रण में, संदूषित मृदाओं का जैव उपचार करने में और बंजर भूमियों के पुनरुद्धार के लिए। तो आंसर हमारा होगा मृदावाही पादप रोगजनकों का जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। जीवाणुवीय पीड़कनाशी है, जीवाणुवीय पीड़कनाशी कौन सा है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बैसिलस पोलीमिक्सा, नेक्स्ट है बैसिलस ब्रेविस और बैसिलस सबटिलियो और बैसिलस थूरिएंजेसिस। और अभी अभी हमने बैसिलस थूरिएंजेसिस की बात की थी, हमने हमारे सिलेबस में बैसिलस थूरिएंजेसिस को ही पढ़ा है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? जीवाणुवीय पीड़कनाशी या जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है बैसिलस थूरिएंजेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी बर्ड किससे छुटकारा दिलाती है? अत्यंत लाभप्रद है एफिड्स, मच्छर, बालवॉर्म और जैसिड। तो लेडी बर्ड किससे छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही लाभप्रद है? इसमें आपका आंसर आएगा एफिड्स। एफिड्स को किल करने में लेडी बर्ड का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से बॉल वर्म को भी आपको पता है, मच्छर और जैसिड का भी पता है। तो ये आपके 58 क्वेश्चंस थे जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर काफ़ी छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर को आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखें। और ये ऐसे चैप्टर हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जब शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी के साथ साथ स्ट्रेटेजी फॉर फूड इन्हेंसमेंट, काफ़ी छोटे चैप्टर हैं और आप इनसे अश्योर हो जाएंगे कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपका ये तो फिक्स हो गया कि मैंने इस चैप्टर, एक छोटा चैप्टर है और इसे प्रिपेयर कर लिया है, तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाले। तो इस तरह से आप ऐसे चैप्टर को पहले प्रिपेयर करें। और जो चैप्टर हैं लाइक ये आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेल बायोलॉजी और इसके अलावा जेनेटिक्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, लेंथी चैप्टर हैं। उसी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी तो फिर भी ठीक है, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी तो ये काफ़ी लंबी एक यूनिट है, एनिमल फिजियोलॉजी, और इसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं। लेकिन क्वेश्चंस बनने की टेंडेंसी देखो तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। पूरे एनिमल फिजियोलॉजी में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं चैप्टर्स के नंबर की कंपैरिजन में। हालांकि क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जितने चैप्टर्स दिए हैं फिजियो के अंदर उसकी कंपैरिजन में अगर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो कम ही है। और अगर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मुझे लगता है कि जहाँ से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन हर साल बनता है और फिक्स बनता ही है। ठीक, तो ऐसे चैप्टर आप पहले प्रिपेयर करिए जो बहुत छोटे चैप्टर हैं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपका सेकंड चैप्टर है, ये काफ़ी छोटे चैप्टर हैं, इन्हें पहले आप प्रिपेयर करिए, बाकी चैप्टर आप बाद में प्रिपेयर करिए। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।